आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। पैसा बोलता है में एक फाइनेंशियल लिटरेसी की जो हमारी कवायद है, उसमें आज हम आपको बताएंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्या हम फ्लैट में इन्वेस्ट करें, लैंड में करें या फिर हाउसिंग में करें? जैसा कि कहा जाता है कि रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करता है वो करोड़पति बन जाता है। तो आखिर सही लोकेशन क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की? हमें रेंटल इनकम तो मिलता ही है, साथ ही कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। क्या हमें एहतियात बरतने हैं? हमारा जो सौदा है वो कहीं घाटे का ना हो जाए। क्या क्या चीज़ों की हमें एहतियात बरतनी है, इस सब को जानने के लिए हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ मौजूद रहेंगे अमित सौरभ, जो कि हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवाइज़र, और साथ ही हैं जाने माने कंपनी सेक्रेटरी अतुल कुमार मोदी। आप दोनों का हम शो में वेलकम करते हैं। शुरुआत अमित हम आपसे करेंगे कि हमने देखा है कहीं जहां हम इन्वेस्ट करते हैं बहुत फ्लक्चुएशंस रहती हैं, लेकिन जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या यहाँ पर पैसा डूबने की या नीचे जाने की जो गुंजाइश है वो कम है? सोनिया, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है और मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत सारी अवेलेबल हैं और प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि इन सभी चीज़ों से डिफरेंट है। और उसका एक ख़ास रीज़न ये है कि प्रॉपर्टी में पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता है अनलेस अनटिल कि कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो केवल ये चेक ज़रूर करना है कि जो आप सौदा कर रहे हैं वो बिल्कुल लीगली सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो वो नीचे थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन अगर आप उसको लंबे समय के लिए रखेंगे तो फिर वो ऊपर उठ के आएगा, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा, नील नहीं हो जाएगा। या ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये का प्रॉपर्टी खरीदा और वो बिल्कुल 10 रुपये का हो जाए, ऐसा उम्मीद बहुत ही कम है या नहीं है। तो अतुल, अगर ये जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, तो रोटी कपड़ा और मकान वाली बात आ रही थी। यहाँ पर मकान, सर पर छत होना, ये एक तरह से आपको कितना जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है। खासकर कोविड के बाद हमने देखा है कि कई लोग बहुत परेशान रहे। जी सोनिया, इस जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी कि पोस्ट कोविड लोगों के अंदर ये एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी की जो डिमांड थी, कि जो लोग चाहते हैं कि एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आए हमारे जीवन में, और जिसमें एक छत होना, जैसा कि आपने बोला, छत होना एक बेसिक नीड है हर आदमी की। तो हर आदमी अब ये चाहने लगा है कि हमारे पास कम से कम एक मकान अपना खुद का हो, ताकि कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे हो सकता है कि फैमिली इनकम या इंडिविजुअल इनकम कहीं घटती है, तो हम एटलीस्ट हमारे पास छत हो, ताकि हमें एडिशनल छत के लिए मारामारी ना करनी पड़े। तो हर आदमी आज की डेट में ये चाह रहा है कि उसके पास एक मकान, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ज़रूर होनी चाहिए। तो अमित, जैसे कि हर चीज़ में डिमांड और सप्लाई का खेल होता है, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो यहाँ पर लैंड की इन्वेंट्री कभी कम नहीं होगी और जो डिमांड है वो भी कभी कम नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मिलेनियल्स हो रहे हैं या फिर जो नई यंगर जनरेशन है, हर कोई चाहता है कि एक घर में इन्वेस्ट करके ले ही लूं। सोनिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे डिफ़र करूँगा, क्योंकि जो ज़मीन है, ज़मीन ज़्यादा नहीं कर सकते, जो है अवेलेबल वही है, तो उसकी तो एक लिमिटेशन है। और पॉपुलेशन हम देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से बढ़ रही है, तो एक पर्टिकुलर ज़मीन पे जो अब डेंसिटी है वो अगर आज के डेट में x है और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वो x+ ही होगी। तो अगर उस तरीके से मैं बात करूं तो ज़मीन की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जो चीज़ कम होगी और दूसरी तरफ उसके ख़रीदने की डिमांड बढ़ जाएगी। एक तो लोगों में आज के डेट में पैसे आ रहे हैं, पहले इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी लिक्विड फंड की, आज वो चीज़ अवेलेबल है, लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों के ज़रूरतें भी उसके हिसाब से बढ़ी है।
और ज़मीन खरीदने की इच्छा, जैसा कि अभी अतुल बात कर रहे थे, तो वो ज़्यादा हुई है। तो इसके कारण एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी है लैंड की, लेकिन डिमांड्स उसको खरीदने के लिए बढ़ रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस है कि प्राइस एस्केलेट करेंगे, बढ़ेंगे। बिल्कुल। और हर कोई आज के डेट में चाहता है कि मैं अपने घर में रहूं, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो लैंड हो, वो खरीद के अपना घर बनाए। तो वो डिपेंड करता है कि किस जगह वो ले रहा है, कहाँ ले रहा है, लेकिन हर किसी का ये चाहत होती है कि मैं अपने घर पे रहूं। एब्सोल्युटली। तो लैंड की डिमांड तो कभी कम नहीं होगी, प्रॉब्लली शायद मैं वही कहना चाह रही थी और वो शायद वर्ड्स गलत हो गए होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर आपका देना चाहती हूँ उन अपार्टमेंट्स पर, उन बिल्डर्स पर जिन्होंने बना तो दिए लेकिन आज वो खंडर हैं। जिन्होंने उसमें पैसे लगाए वो इस समय उनके ज़ीरो हो चुके हैं। बिल्डर्स कहाँ हैं, कोर्ट पे केसेस चल रहे हैं, तो इस चक्कर में वो अपना पोजीशन भी नहीं ले पा रहे, बने भी नहीं हैं। ऐसे में अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो इसमें इन्वेस्ट करना कितना सही है, कितना गलत है? हाँ सुनिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज की डेट में जो एक घर का ख़रीदार है, मकान का या फ्लैट का ख़रीदार है, उसको क्या देखना चाहिए और क्या असेसमेंट्स करने चाहिए बिफोर बाइंग ए हाउस। क्योंकि पीछे कुछ सालों में हमने देखा काफ़ी डेवलपर्स, काफ़ी बिल्डर्स जो कि डिफ़ॉल्ट कर गए अपनी, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए उसमें पैसे भी लिए, कस्टमर्स ने बुकिंग कराई, मगर वो अल्टीमेटली डिलीवरी पे नहीं आ पाए प्रोजेक्ट्स। इसका मेन कारण ये था कि बिल्डर्स वाज नॉट रेगुलराइज्ड, देयर वाज नो रेगुलेशन। कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं थी रियल इस्टेट इंडस्ट्री में, कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं थी जिसके थ्रू वो गवर्न होते। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो 2013 में रेरा नाम की एक रेगुलेशन लेके आए। रेरा के आने के बाद से ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अब रेगुलराइज हो रही है। तो अगर कोई कस्टमर आज मकान लेना चाहता है तो मैं उसको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले रेरा की वेबसाइट पे उस बिल्डर का रजिस्ट्रेशन होना, उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन, उसके क्रेडेंशियल्स, वो प्रोजेक्ट की लैंड, उस लैंड का टाइटल सर्च, उस लैंड की रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ऑल शुड बी वेल एंड फाइन। अदरवाइज़ आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो अनऑथराइज्ड हैं या फिर जिनका रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं है, सो दैट कि जो चीज़ें पहले गलतियां हुई लोगों से, बिकॉज दिस सेक्टर वाज अनरेगुलराइज्ड समहाउ। तो मेरा यही राय है कि इन्वेस्ट करने से पहले आप इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। जी अमित, जैसे फ्लैट, लैंड या हाउसिंग, अब इनमें से ये कैसे फाइनलाइज करें कि हम ठीक है, ये सब डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना कैपिटल है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी है, कितने आपके पास पैसे हैं, कितना आप उधार ले सकते हैं। लेकिन फ्लैट लेना चाहिए अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करें, लैंड लेनी चाहिए या फिर कुछ और? सुनिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल आपने किया है और इसका जवाब, लेकिन ये एक हर किसी के जहन में ज़रूर होता है कि किस तरह के प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट करूं। क्या वो पूरा लैंड मैं खरीदूं या बना बनाया फ्लैट खरीदूं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं। तो यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को 2-3 चीज़ें बहुत मुद्दे के साथ बताना चाहूँगा कि आप जब भी अपना इन्वेस्ट करें तो पहले तो आप एक अपना टारगेट बनाएं कि किस कारण से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी रिस्क लेने की एपिटाइट उसमें कितनी है। अगर आपकी रिस्क लेने की एपिटाइट ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, और एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बने बनाए किसी अच्छी सी सोसाइटी के फ्लैट में आप पैसा लगाएं। इसका जो एडवांटेज है वो आपको क्या क्या हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। एक तो पहला है कि आपको बनी बनाई चीज़ मिली है, आपने सब चीज़ देख परख के लिया है, और जैसा कि अतुल अभी बात कर रहे थे कि इसमें आपने पेपर सारे चेक कर लिए हैं, बनी बनाई प्रॉपर्टी है,
तो डिलीवर होगा नहीं होगा उसकी कोई आपको दिक्कत है नहीं। दूसरा, अब एक सोसाइटी में अगर वो अच्छे से मेंटेन्ड सोसाइटी है तो आपका फ्लैट जहाँ पे भी है वो पूरी सोसाइटी मेंटेन्ड रहेगी। हाँ, आपको उसके लिए 1 महीने की किस्त और चार्जेस देने होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन वो मेंटेनेंस की दिक्कत आपको इंडिविजुअल अपने घर की केवल करनी है, बाकी उसके आसपास नहीं करना है। तीसरी चीज़, आप उसमें रेंट लगा के एक रेगुलर इनकम भी वहाँ से आप ले सकते हैं। सो आपने जो एक इन्वेस्ट किया वहाँ से आपको एक तो मेंटेनेंस वगैरह घर को देखने की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दूसरा एक रेगुलर रिटर्न भी आपको आ सकता है वहाँ से। तो ये है। लेकिन अगर इसको मैं कंपेयर करूँ एक प्लॉट परचेज से, तो शायद यहाँ पे रिटर्न प्लॉट में ज़्यादा आने की उम्मीद है, लेकिन वहाँ पे आपको रेगुलर इनकम आने के चांसेस कम है। हालांकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्लॉट खरीद के उसको भी रेंट आउट कर दिया किसी गोडाउन के लिए या किसी अदर पर्पस के लिए, पार्किंग के लिए, कुछ चीज़ के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है मार्केट शायद में। कि 25% बनाना ज़रूरी है उसका। वो अगर ऑथोरिटी की प्लॉट है तो वो लिमिटेशंस हैं काफ़ी जगह ऐसा नहीं है। अगर मैं मेट्रोज की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं, हुड्डा के प्लॉट्स की बात करूं, तो है ये नियम है कि मिनिमम, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई डेवलप करती है कॉलोनी तो उनका उद्देश्य ये होता है कि ये रहने के लिए एक्चुअल एंड यूजर इसमें आए, और इस कारण से ये कंडीशन लगा हुआ है कि आपको विद इन अ सर्टेन पीरियड आपको वहां पे घर बना के रहना शुरू करना है। अदरवाइज वो सारे इन्वेस्टर आ जाएंगे तो वो जो पर्पस है, उद्देश्य है गवर्नमेंट का, वो पूरा नहीं होता है। तो वो एक है, लेकिन अगर वो भी छोटा सा बना के आप छोड़ भी दोगे तो जो रिटर्न आने की चांसेस हैं प्लॉट पे, वो मैं फ्लैट से कंपेयर अगर करूं तो ज़्यादा है। तीसरी चीज़ में, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट करना है तो अभी सोसाइटी बननी शुरू हुई है, फ्लैट्स बनने शुरू हुए हैं, अभी गड्ढे खुदे हैं, और जैसा कि अतुल ने बताया कि आप सारी चीज़ चेक करके रेरा के साइट पे आप ड्यू डिलिजेंस खुद से कर सकते हैं। वो करके आपने पैसे लगाए, और पैसे एक कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में हमेशा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मुश्त आपने बिल्डर को दे दिया, वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा करें। तो एक कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में आप इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, सारी चीज़ आपने कर ली है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंपेयर टू एक बनी बनाई फ्लैट में पैसा लगाने से अगर मैं इसको करूं तो रिस्क ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न के चांसेस भी यहाँ ज़्यादा है। वो कैसे? सपोज करो आपने एक प्रॉपर्टी आज खरीदी 2000 स्क्वायर फीट की और 1 करोड़ उसका आज प्राइस है, और आपने अभी 10% पेमेंट करना है। तो 10% मतलब आपने 10 लाख रुपए पेमेंट कर दिया और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली। अब कुछ दिनों के बाद जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, कुछ स्टेज तक जाएगा, तो आपने 10-10 लाख रुपए करके पेमेंट करनी है। अब 3 पेमेंट आपने कर दी, 30 लाख रुपए आपने पेमेंट कर दिया। अब प्रॉपर्टी की प्राइस पर स्क्वायर फीट में थोड़ी सी बढ़ गई, 2000 रुपए बढ़ गई। आपने अभी केवल 30 लाख दिया है, लेकिन वो जो रिटर्न मिलेगा वो पूरी प्रॉपर्टी के हिसाब से मिलेगा। अगर 2000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी थी तो 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने लिया, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई। अब अगर 5 से वो 6000 रुपए प्राइस बढ़ गई, तो 6000 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 2000 स्क्वायर फीट, तो 1 करोड़ 20 लाख की हो गई। आपने अभी तक बिल्डर को दिया कितना है? 30 लाख रुपए। तो 30 लाख पे आपको 20 लाख का रिटर्न मिल रहा है। और अगर अभी आप अंडर कंस्ट्रक्शन बेच रहे हैं तो यहाँ रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिस्क भी उसके साथ निहित है। तो ये आपको देखना पड़ेगा जो आपने अपना प्लान किया हुआ है, और जिस तरह की रिस्क एपिटाइट आपकी है, जिस तरह के आप जितनी समय अवधि के लिए आप लगाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ आप कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से लगाएं। किसी के कहने पे ना लगाएं कि आप यहाँ लगा दो इतने रिटर्न आ जाएंगे, मुझे तो इतना मिला था, वो ना करें। आप अपना विवेक लगाएं थोड़ा और उसके हिसाब से करें। तो आपने जो बताया ना अमित, उसके हिसाब से लग रहा है कि फ्लैट्स, लैंड और हाउसिंग के कंपैरिजन में सबसे
ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको हाउसिंग में मिल सकते हैं जब आप वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। और जैसे कि आपने अपना कैलकुलेशन करके बताया कि इंटरेस्टिंग है, और ऐसा बहुत जगह हुआ भी है कि लोगों ने अपना पैसा लगाया और जब वो अपार्टमेंट्स बन गए तो एकदम से उनको 20-30 लाख का फ़ायदा हो गया। आईपीओ का मुझे यहाँ पे एक ख्याल आता है कि आईपीओ आपने खरीद लिया, अलॉटमेंट हो गया और उसके बाद वो बढ़िया हो गया। तो अतुल, ये बताओ कि चलो अब हम हाउसिंग पे ही बात कर लेते हैं कि हमें सबसे अच्छी हाउसिंग की हमें एक स्कीम मिले जिसमें कि बीच में बंद ना हो जाए, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि बीच में ही छोड़ के बिल्डर जी चले जाएं। हालांकि रेरा के आने के बाद बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन फिर भी डर लगा रहता है क्योंकि बना तो है नहीं, अभी पैसे हमारे चले गए। जैसे सिंगापुर में तो एक रूल है कि जब तक पूरी सोसाइटी बन नहीं जाएगी आप बेच ही नहीं सकते उसके अपार्टमेंट्स। तो इसमें हमें क्या एहतियात बरतने चाहिए कि किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल। और साथ ही मुझे ना लोकेशन पे भी इसमें बताएं कि हम शहर कैसे चुने, हम लोकेशन उस शहर में कैसे चुने, कोई प्राइम प्रॉपर्टी कैसे लें, और हमें कोई अपकमिंग जोन्स हमें पता चले उसके। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा सोनिया अभी हमारे मित्र अमित जी बता रहे थे कि आप जब प्रॉपर्टी अपनी खरीद रहे हो तो उस समय आपको ये ख्याल रखना है कि आप जो भी प्रॉपर्टी जिस भी बिल्डर के साथ खरीद रहे हो, सबसे पहले तो आप उस बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, उसकी डिलीवरी चेक करो कि उसकी डिलीवरी के ट्रैक रिकॉर्ड्स कैसे हैं, वो अपनी डिलीवरी उसने टाइम टू टाइम करी हैं नहीं करी हैं। आप रिव्यूज़ भी ले सकते हो, जिन बिल्डर्स ने अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है, आप उनके एंड यूजर जो वहाँ रह रहे हैं उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हो कि व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। सेकेंडली, मेंटेनेंस कैसी है उस सोसाइटी की अल्टीमेटली, और सिक्योरिटी इज़ मेजर कंसर्न नाउअडेज इन मेजर अर्बन सिटीज़। अर्बन सिटीज़ में आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पे बच्चे हैं और फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियरली रह रहे हैं सोसाइटी। माँ बाप नौकरी करते हैं, बच्चे घर पे अकेले हैं। हाँ, बच्चे घर पे अकेले हैं। तो इस केस में आपको सिक्योरिटी का कंसर्न होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी का कंसर्न होना चाहिए, बिल्डर मेंटेनेंस कैसी दे रहा है सोसाइटी में, और आजकल सिंस ये कम्युनिटी लिविंग का है एक स्कोप है, जमाना है जिसमें हम चाहते हैं कि फैमिली बन गई है। यस, कम्युनिटी फैमिली बन गई। दिवाली, होली और ईद सब एक साथ मना रहे हैं। तो अब इन चीज़ों का आपको एस्पेक्ट देखना है कि ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, और ये सारी फैसिलिटी लेने के बाद ही आप आकलन करें कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, या फिर जिस बजट में वो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है क्या उसका इतना बजट होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये असेसमेंट आपको अपने मन से ही करना पड़ेगा और आपको इन चीज़ों का एहतियात बरतना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन सोनिया जो आपने बोला, तो सोनिया जी ने ये पूछा कि आपको लोकेशन कैसे फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये आपकी सहूलियत पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अपना रोजगार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कहाँ से आपकी ऑफिस जाने का या आप अपने व्यवसाय तक जाने के लिए आपको कितना समय चाहिए होता है, आप किस टाइप के पर्सन हैं। अगर आप अपने जॉब पे जाने के लिए आप चाहते हैं कि नहीं मैं आधे घंटे की दूरी तक ही अपनी प्रॉपर्टी अपना आवास बना सकता हूँ। आजकल तो मेट्रो कनेक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। अगर वहाँ से कम्युनिटी फैसिलिटीज़ जहाँ से आने के लिए कन्वेंस की सुविधा अवेलेबल है तो आप ऐसे लोकेशन पे अपना मकान या अपना रिहाइश रखो जहाँ से आने जाने की फैसिलिटी आपको बेटर मिल जाए और आपका समय भी वेस्ट ना हो। बिकॉज अर्बन सिटीज़ में आज की डेट में आने जाने में और ट्रैफिक का जो एक कंजेशन है, माहौल है, उस केस में आपको अपने परिवार को भी समय देना है। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि ऐसी लोकेशन हो जिसकी रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, जहां आपको कंजेशन में ना फंसना पड़े। सेकेंडली, आपके ऑफिस या आपके दफ्तर या आपके व्यवसाय से भी उसकी कनेक्टिविटी बेटर हो। ये ऐसी आपको ख्याल रखना है। जी,
अमिताभ भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? हाँ सोनिया, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो प्रॉपर्टी अतुल बात कर रहे थे, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप अपने रहने के लिए घर खरीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। अगर रहने के लिए खरीद रहे हैं तब तो अतुल ने जो अभी बातें करी वो सारी चीज़ें आपको अभी देखनी है इमीडिएट, कि वो सारी चीज़ें आज के डेट में अवेलेबल हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदना है तो मैं थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि वो एरिया भी आप देख सकते हैं जो कि आज के डेट में डेवलप्ड नहीं है, उतनी प्लान्ड नहीं है। वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे आप आज अगर इन्वेस्टमेंट करें तो 3 साल 4 साल के बाद वहाँ पे जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, वहाँ पे ऑफिसेज बनने शुरू हो जाएंगे, कमर्शियल स्पेसेस आने शुरू हो जाएंगे, तो अचानक से आप देखेंगे कि रेट शूट अप कर गया। तो रिटर्न्स वहाँ पे ज़्यादा मिलने के प्रोबेबिलिटीज़ हैं कंपेयर टू जहाँ पे कि ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है। जैसे अगर अब मैं कंपेयर करूँ आज से लाइक 15 साल 20 साल पहले, तो दिल्ली और गुड़गांव उस वक्त बसना शुरू हुआ था तो काफ़ी सस्ता था कंपेयर टू दिल्ली, और उस वक्त जिन्होंने गुड़गांव में पैसे इन्वेस्ट करे वो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया उनको मिले कंपेयर टू दिल्ली में अगर उन्होंने उस समय किया होता तो ये फर्क आपको दिखेगा। इसलिए मैं लोकेशन की बात कर रही थी कि अगर हम नोएडा और गुड़गांव का ही अगर हम कंपैरिजन करें या ग्रेटर नोएडा का, आज से 20 साल पहले अगर किसी ने नोएडा में भी इन्वेस्ट किया होगा तो वो जो डिफरेंस हम देख रहे हैं अब, और ग्रेटर नोएडा में अब जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो जेवर एयरपोर्ट आया तो उसके आसपास के जो एरियाज डेवलप हो रहे हैं, तो ये लोकेशन कैसे एक्चुअली, क्योंकि महंगा हो जाता है नोएडा में, गुड़गांव में, या फिर अगर हम बैंगलोर की बात करें या हैदराबाद की बात करें, मुंबई में तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही लगता है अब इन्वेस्ट करना। तो इन सब एरियाज में ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये अपकमिंग जोन्स हैं, यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे? सुनिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है कि जब डेवलप हो जाता है, प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमें दिख जाता है, तब तो बहुत इजी होता है कि अरे हमने मिस कर दिया। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कैसे हम निकालें कि अभी इन्वेस्ट करें और 5 साल 4 साल 10 साल के बाद मुझे काफ़ी बढ़िया रिटर्न वहाँ मिले। अब मैं 2 जगह कंपेयर अगर मैं करूँ, नोएडा और गुड़गांव। सो नोएडा अगर मैं देखूँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रोड नेटवर्क वाइज, इन सारी चीज़ों में नोएडा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। जबकि अगर मैं गुड़गांव को कंपेयर करूं तो गुड़गांव में ऐसा माना जाता है कि यहाँ बिल्डिंगें पहले बन जाती हैं और उसके बाद सड़क का नेटवर्क और दूसरे नेटवर्क्स बाद में आते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी प्राइसेस ज़्यादा रिटर्न देते हैं या दिया है पिछले सालों में कंपेयर टू नोएडा, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ डेवलप्ड है। तो वहाँ पे लैंड कॉस्ट ऑलरेडी एक बढ़ चुकी है और जो भी चीज़ डेवलपमेंट होगी तो वो एक बढ़े हुए प्राइस पे होगी, तो एक प्राइस ऑलरेडी मिल रहा है। वही चीज़ अगर मैं गुड़गांव में देखूं कि अगर किसी एरिया में अभी डेवलपमेंट शुरू हुई है, वहाँ पे रोड नेटवर्क नहीं है, सीवर नेटवर्क नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है उतनी अच्छी, पानी की सुविधा नहीं है, और वहाँ पे अगर डेवलपर आके डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइस आज के डेट में तो शायद कम होगा। लेकिन जिस दिन वहाँ पे ये सारे नेटवर्क आ गए वो रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। रिसेंट का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे, वो काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा था बट अब चालू हो गया है, और जिस दिन से चालू हुआ अचानक से 25-30% कम से कम विद इन अ मंथ प्राइस एस्केलेशन हो चुके हैं। 25 to 30% is a big amount. इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो ऐसा ही अगर मैं बात करूं दूसरे शहरों का, बी सिटी, सी सिटी, तो जो शहर के बीच में पॉसिबिलिटी है रिटर्न आने की, अगर वो मैं पेरिफेरल एरिया में इन्वेस्ट करूं, वो एक तो ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा क्योंकि खुला खुला होगा, वहाँ पे प्लान्ड डेवलपमेंट होगी, प्लस आज के डेट में शायद वहाँ पे थोड़ा अफोर्डेबल है, बट जैसे जैसे लोग बसना शुरू करेंगे वहाँ पे रेट बढ़ जाएंगे और रिटर्न आपको अच्छा वो देके जाएगा।
तो इसी में हम ऐड करते हैं अतुल कि अगर हम अपनी चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एक गोल्ड माइन हमारी बन जाए, तो क्या इस पे भी डिपेंड करेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अभी सरकार किसकी है, क्या वहाँ पर ऑफिसेस हैं कि नहीं हैं, नौकरियाँ कितनी हैं, कितने लोग यहाँ पर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, जो शहर है उसके कितना पास है। जी बिल्कुल सोनिया, ये एक बड़ा एस्पेक्ट है कि इसको चेक करना कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो गवर्न करते हैं, लाइक गवर्नमेंट, लाइक मास्टर प्लान्स, कि मास्टर प्लान क्या डेवलप हो रहा है, गवर्नमेंट की आगे की क्या प्लान्स हैं, कहाँ से इंडस्ट्रियल जोन कटने वाले हैं, कहाँ रेजिडेंशियल जोन कटने वाले हैं, कहाँ पे बस स्टेशन बनने वाले हैं, कहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है। जैसा आपने बोला कि जेवर एयरपोर्ट आने के बाद उस एरिया में, नोएडा के आगे के एरियाज़ में और यमुना एक्सप्रेसवे पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आई और भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का रोल तो है ही, इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग इन द सेंस कि गवर्नमेंट के आगे की पॉलिसीज़ क्या हैं, वहाँ पे किस तरीके के आने वाले समय में डेवलपमेंट्स आने वाले हैं, इन सब चीज़ों का भी काफ़ी रोल रहता है। लाइकवाइज गवर्नमेंट चेंज के मामले में अगर आप देखोगे, कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं, उनका रोल ये होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जो दूसरे रूरल डेवलपमेंट्स एंड रूरल अर्बनाइजेशन और बाकी चीज़ों, बाकी एस्पेक्ट्स पे काम करना चाहती हैं। तो गवर्नमेंट का रोल भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिसी मेकिंग का रोल भी इम्पॉर्टेंट है, एंड जो भी घर खरीदार हैं उनका बजट, उनका क्या बजट है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा, आप जिस भी बजट में आप जो भी सेविंग करते हैं, अपनी सेविंग का अपने बजट में थोड़ा बहुत हिस्सा आप प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो फ्लैट में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे हाउसिंग में या फिर लैंड में, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, अपने बजट के हिसाब से आप कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ज़रूर करें। बिकॉज ये एक चीज़ ऐसी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, जो एक स्थिरता देती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा यही कहना है। मुझे ना एक चीज़ और इससे याद आई कि जैसे आजकल बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, जी जी, तो अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हम ऐसी जगह पे घर ना लें जहाँ पर थोड़ी सी बारिश आई और बाढ़ हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, लो लैंड, अपर लैंड, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप एक बंजर ज़मीन पे खेती नहीं कर सकते, वैसे ही एक मकान आप बना रहे हो या आप एक फ्लैट खरीद रहे हो, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन, उसका एरिया, वहाँ की आसपास की लोकेशंस, कि वहाँ किस तरीके का एनवायरनमेंट है, प्लस आपको ये भी देखना है कि वहाँ आसपास हॉस्पिटल की सुविधा, बच्चों के स्कूलिंग की सुविधा अवेलेबल है नहीं है, और आपको अपनी कन्वीनियंसी की सुविधाएं वहाँ पे देखनी ज़रूरी हैं, ताकि कल को आपको उसके लिए भटकना ना पड़े कहीं भी। और जैसा कि अमित जी ने बताया कि जो छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी ज़मीनें, अभी डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं हुआ है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, एक तो रिहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीद रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है। मगर अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीद रहे हैं, तो जैसा कि अमित जी ने बताया, मास्टर प्लान, जो हर एक शहर का अपना एक मास्टर प्लान होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होता है, उस मास्टर प्लान को आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको सेक्टर वाइज पता चल जाएगा कि इन लोकेशंस में क्या डेवलपमेंट भविष्य में होने वाला है। उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। बहुत बढ़िया। तो मास्टर प्लान भी देखिए, लेकिन जो बिल्डर के प्लान्स होते हैं वो कई बार पता नहीं चलते। कि अभी हमने देखा नोएडा में 2 बड़ी इमारतें थी, उनको डिमोलिश करना पड़ गया। तो ऐसे में ये भी बताएं कि चलिए ये तो हो गया कि लैंड, फ्लैट्स या फिर हाउसिंग में किस में इन्वेस्ट करना है, वो तो दर्शकों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन साइज़ क्या होना चाहिए? कहते हैं कि जो 2 BHK होता है उसके ज़्यादा अच्छी अप्रिसिएशन होती है बजाय इसके कि अगर आपने 4 BHK या 5 BHK ले लिया या कोई पेंट हाउस ले लिया। सुनिए, यहाँ भी मैं इसको 2 कैटेगरी में बांट के बताना चाहूँगा। जी।
आप भी कहेंगे हर चीज़ में ये 2 बांट देते हैं। नहीं नहीं, बढ़िया है, दर्शकों को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब एक तो ये है कि आप किसी छोटे शहर से किसी मेट्रो में आए हैं, अभी रेंट पे घर लेकर रह रहे हैं और रेंट 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 कुछ भी आप दे रहे हैं, तो उन लोगों को तो मैं ये कहूँगा कि रेंट देना बंद करें, जल्द से जल्द आप एक घर खरीदें और जो रेंट दे रहे हैं उससे 25-30% ज़्यादा की आप EMI बनवा लें। लोन आज के डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है घर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 8.5-9% के रेट पे आपको इजीली घर मिल जाएंगे। तो अगर आप कहीं 25,000 का रेंट दे रहे हैं, उससे बढ़िया है कि आप 40,000 का किस्त बनवाकर आप 40, 50, 60 लाख का एक छोटा घर खरीद लें। अगर मेट्रो में है तो, छोटे शहर में तो इस बजट में काफ़ी बड़ा घर मिल जाएगा। लेकिन ये जो रेंट आप दे रहे थे वो क्या था? आप 25-30 हज़ार रेंट दे रहे थे, वो एक एक्सपेंस था, हर महीने आप देते हैं, वो एक खर्चे में चला जाता है। लेकिन ये जो 30,000, 35,000, 40,000 आप EMI देंगे, वो EMI एक तरह से मैं सेविंग मानता हूँ कि ये आप एक प्रॉपर्टी की FD है, उसमें आप डाल रहे हैं। एक तो अपने घर पे रह रहे हैं, दूसरा ये छोटी छोटी अमाउंट मिलकर आपका घर 10 साल 15 साल में खुद का हो जाएगा और उसमें एप्रिसिएशन भी मिलेगी। आज आपने 40 लाख का घर खरीदा, 10 साल के बाद वो शायद 80 का हो जाए, 1 करोड़ का हो जाए। और अगर आपको बड़े घर में जाना है तो इसमें जो एप्रिसिएशन मिली है वो डाउन पेमेंट के लिए यूज़ करें। इस घर को बेच के आप कभी भी इसको अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आज के डेट में देखा जा रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं दूसरी बता रहा था कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेना चाहते हैं, वहाँ भी आपको लोन की सुविधा उपलब्ध है। आप एक छोटा सा 10%, 25% डिपेंडिंग ऑन आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से लगाएं खुद का, बाकी आप लोन पे ले लें और उस लोन की किस्त आप भरते रहें। साथ में आप अगर रेंट पे दे दें प्रॉपर्टी तो रेंटल रिटर्न भी आपको आता रहेगा, जो कि रेगुलर इनकम आपको शो करेगा और साथ में एक कैपिटल एप्रिसिएशन लंबे समय के बाद देकर जाएगा। जी, तो दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं। अतुल, कोई और भी लड्डू है क्या? कोई IT में कोई फ़ायदा होता हो? हाँ, इनकम टैक्स की बात आपने करी, तो इनकम टैक्स में सबसे अच्छा एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए जो सबसे बड़ी एक चैलेंज होता है, आप कह सकते हो कि इनकम टैक्स का जो बर्डन है। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या आप अपना खुद का घर रिहाइश पर्पज़ के लिए लेते हो, तो इनकम टैक्स में रिबेट का प्रावधान है, इनकम टैक्स में डिडक्शन का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत जो आप होम लोन के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट करते हो उस इंटरेस्ट में आपको डिडक्शन, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो उससे आपको जो नेट टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो टैक्स पे करना है उसमें आपको रिबेट मिल जाएगा। तो ये हर होम बायर के लिए एक बेहतर विकल्प है और इनकम टैक्स में काफ़ी बेनिफिट है इसका। जी, लेकिन इसके अलावा कोई और टैक्स हैं क्या? प्रॉपर्टी टैक्स हो या रेंटल इनकम जो आ रही है आपकी, उस पर कोई टैक्सेस हो, वो भी हम दर्शकों को बता दें। जब हम रिटर्न की बात कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रॉपर्टी में जब आप आज एक एक्स अमाउंट पे आपने खरीदा और आप 5 साल के बाद उसको बेचना चाह रहे हैं, तो आपने एक्स अमाउंट पे खरीदा, अब एक्स प्लस पे आप बेच रहे हैं, तो एक कैपिटल गेन इसको कहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म हो सकता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, लेकिन पूरा जो मुनाफा आपने कमाया उस पे आपको कैपिटल गेन नहीं लगता है। वो एक इंडेक्सेशन होता है, तो वो इंडेक्सेशन वो डिफाइंड है परसेंटेज में हर साल का। तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कब आपने खरीदा था उस वक्त से और आज के डेट में क्या इंडेक्सेशन है, उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर एप्रिसिएशन तक तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं दर्शकों को एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप बेचने के बाद ये दूसरी जगह कहीं आप पर्टिकुलर इन्वेस्ट करें, ऐसे या तो प्रॉपर्टी में फिर से या और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिफाइंड हैं
वहाँ पे आप विद इन अ सर्टेन पीरियड इन्वेस्ट कर दें अपना पैसा जो कि यहाँ आपने कमाया था, तो वो कैपिटल गेन टैक्स आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर आप री इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बेचते हैं उसको तो लिक्विडिटी का इशू आता है क्या? जैसे सपोज अगर हमने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या एफडी में किया हुआ है, तो कभी भी एकदम से पैसा चाहिए तो हम उसको एक क्लिक से अपना पैसा वापस बैंक में ला सकते हैं। लेकिन अगर रियल एस्टेट में करें तो थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू आएगा। हाँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में सोनिया, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि प्रॉपर्टी में आपको उस तरीके की लिक्विडिटी नहीं मिलती है जैसी कि लिक्विडिटी आपको स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके मिलती है। बट एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको REAT बोलते हैं, रीट, जो कि जस्ट लाइक शेयर इन्वेस्टमेंट की तरह है। उस एक इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि मुझे लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि मुझे पैसा इमीडिएट चाहिए, आप 2-3 महीने या 4 महीने का वेट नहीं कर सकते, इस केस में आप इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल जस्ट लाइक सिमिलर टू शेयर मार्केट, उसी शेयर मार्केट की तरह ही आप एक यूनिट खरीद सकते हो, रीट की यूनिट खरीद सकते हो और उसको जब चाहे आप सेल कर सकते हो, और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो आपको एस्केलेशन होगा, जो उसका मुनाफा होगा, वो आप अपना कमा सकते हो। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें लिक्विडिटी है प्रॉपर, बट जो प्रॉपर्टी हार्ड एसेट्स हैं जो आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिक्विडिटी उस लेवल की नहीं होती है जो आप इमीडिएट बेसिस पे विड्रॉ कर सको फंड। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर कुछ हमारे दर्शक हो जिनको लगे कि बहुत ज़्यादा महंगा है रियल एस्टेट, टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो क्या उनके लिए REIT एक अच्छा ऑप्शन रहेगा? सुनिए, REIT बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा उनके लिए जिनको लगता है कि एक जैसा लिक्विडिटी की हमने अभी बात करी, तो बहुत ही ये नेचुरल है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट उतना लिक्विड नहीं है, और स्पेशली अगर जब मार्केट थोड़ी डाउन हो रही होती है, तो उस वक्त अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहें तो एक तो बेचना बहुत मुश्किल है और आपको प्राइस और भी कम मिलेगा, खरीदार भी कम मिलेंगे, प्राइस भी बहुत कम मिलेगा। तो अगर उस तरह के इन्वेस्टर हैं जो कि ये रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनको कि लिक्विडिटी उनका मेजर कंसर्न होता है, तो उनके लिए रीट या इनविट जो भी है, तो अगर रेसिडेंशियल में करना है तो रीट बहुत बढ़िया ऑप्शन है। वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ट्रेड होता है, और उसमें जो पैसे रीट के फंड होते हैं वो पैसे भी प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्टेड होते हैं। तो रिटर्न्स जो आप नॉर्मल एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खरीद के लेना चाहते थे, वो पॉसिबिलिटी रीट के थ्रू भी आपको मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको लिक्विडिटी का जो कंसर्न था वो आपकी फुलफिल हो जाती है। यहाँ पे आप जब चाहें तब आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर पैसे आपके पास वापस आ गए, आप फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर ज़रूरत पड़े 2 साल 3 साल के बाद निकाल सकते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन को भी साथ में ध्यान में रखें तो उससे कुछ फर्क पड़ता है सेल प्राइस में? इन्फ्लेशन तो बिल्कुल, क्योंकि जब मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं और इन्फ्लेशन अगर बीट नहीं होता है तो रिटर्न का कोई मायने नहीं है मेरे लिए। तो इन्फ्लेशन जब तक बीट नहीं होगा तब तक इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मैं निकाल के देखूं तो हमेशा इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से बीट किया है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ने, एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 साल के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं 5, 10, 15 साल के लिए बात कर रहा हूं। तो अब ये बताएं अतुल कि चलिए हमने चिन्हित कर लिया कि भाई हम ये वाली लैंड लेंगे या ये वाला अपार्टमेंट लेंगे या ये हाउसिंग लेंगे, इस शहर में लेंगे और सब कुछ फाइनल हो गया। अब सौदा कैसे करें? उसके कोई किन चीज़ों का ध्यान रखें, लिटिगेशन का क्या ध्यान रखें, ड्यू डिलिजेंस और क्या प्रोसेस है? हाँ, तो सुनिए, ये जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई भी लैंड परचेज करने जाते हो, आपने चिन्हित कर लिया कि इस लोकेशन पे ये ज़मीन है और इसको हम परचेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका ये करना है उस प्रॉपर्टी के पेपर्स,
सबसे पहले आपको ये देखना है उस प्रॉपर्टी के पेपर, जो सेलर्स हैं उनसे उन प्रॉपर्टी के पेपर लें, उस प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च करें। टाइटल सर्च मींस जो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जहाँ पे उसकी लिखन पढ़ंत होती है, वहाँ आप उनके जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनसे मिल सकते हैं, उनसे वो डिटेल पूछ सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इनकम्बरेंस, कोई इसके ऊपर मॉर्टगेज या कोई और थर्ड पार्टी राइट क्रिएटेड तो नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी आपको लगता है आपकी ड्यू डिलिजेंस के बाद कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है एंड नॉन डिस्प्यूटेड है, इसके ऊपर किसी और थर्ड पार्टी का कोई क्लेम नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर आप एक प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू एग्रीमेंट आप करें उनके साथ, जिसमें एग्रीमेंट टू सेल भी आप पहले कर सकते हैं या फिर बाद में आप सेल डीड भी कर सकते हैं। मेरा दर्शकों को बस ये एक राय है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अनऑथराइज्ड एरिया में है या अनऑथराइज्ड है, जिसका लैंड यूज़ उस पर्पस के लिए नहीं है जिस पर्पस के लिए आपको बेचा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ज़मीन आपको बोली जा रही है कि इसके ऊपर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, जबकि वो उस कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान के द्वारा निर्धारित नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी में आपको डीलर्स या और बाकी जो डीलर्स होते हैं उनके बहकावे में ना आए, उनको आप अपने संज्ञान में लीजिए, अपनी बुद्धि का और अपने ज्ञान का आप परिचय दीजिए, उसको चेक करिए रिकॉर्ड्स को, और पूरी तसल्ली होने के बाद ही इसमें आप प्रोफेशनल्स की भी मदद ले सकते हैं, उनसे चेक करवा सकते हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट और इसमें काफ़ी पैसे लगने वाले हैं, आपके हार्ड अर्न मनी है आपकी, तो अल्टीमेटली आप अगर थोड़े बहुत पैसे इन चीज़ों में और ड्यू डिलिजेंस में खर्च करते हो तो आप आने वाली बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सेल डीड करें, प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लें, और कोई भी ऐसी कच्चे कागज़ों पे या कच्चे मतलब वर्बल एग्रीमेंट ना करें, जो भी हो वो कागज़ों पे और सही तरीके से हो। यहाँ पे सोनिया एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि पेपर्स पे आपने सारा ड्यू डिलिजेंस कर लिया, बट उसके साथ साथ फिजिकली भी आप उस प्रॉपर्टी को जाकर देखें, परखें, अड़ोस पड़ोस में आप पता करें कि इस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, वो संज्ञान जरूर लें और ठोक बजा के लें। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि सर्वे जो है लैंड का वो सब करना चाहिए। एक फिल्म भी आई थी इसके ऊपर और काफ़ी बनी, काफ़ी मजाकिया थी, लेकिन उसका मैसेज बहुत क्लियर था कि किस तरह से लैंड के डील में आप फंस भी सकते हैं और आपके पैसे सब गंवा भी सकते हैं। लैंड यूज़ की ने बात की, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जैसे डीलर्स वगैरह हैं या आजकल कॉल तो इतने आते हैं, चाहे आपकी प्रॉपर्टी ना भी हो, वहाँ पर वो बोलते हैं जी आपका जो अपार्टमेंट है ना वहाँ पर, अरे है ही नहीं अपार्टमेंट, फिर भी वो ज़बरदस्ती थोपते हैं। खैर, तो वो उन डीलर्स पर कितना विश्वास किया जाए जो ये बोलते हैं कि इसका लैंड यूज़ बदलने वाला है, अंदर की खबर है, और इस टाइप की कुछ प्रलोभन देते हैं, कुछ इस टाइप की बातें करते हैं। डील जब हम करें तो क्या डीलर्स के थ्रू की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? डीलर्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं। प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो बिना डीलर्स के बहुत मुश्किल है डील करना। लेकिन गवर्नमेंट ने, सरकार ने आज के डेट में जैसे प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए रेरा लाया है, तो डीलर्स के लिए भी रेगुलेटर हैं, आपको रेरा में रजिस्टर्ड कराना होगा। तो ये जरूर आप देख लें कि वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको अवॉइड ही करें। दूसरी चीज़, आप डीलर्स की क्रेडिबिलिटी भी ज़रूर जांचें कि वो कब से इस एरिया में बैठे हुए हैं, उनके रेपुटेशन मार्केट में कैसे हैं, उनके कस्टमर्स रिलेशंस कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने केवल डील कर लिया, उनकी कमाई हो गई और वो निकल के चले गए। तो वो सारी चीज़ क्लियरिटी में होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज़ एज ए डीलर आपको देना है, क्या क्या फैसिलिटेट करवाना है, एग्रीमेंट आपके साथ कराना है, रजिस्ट्री करानी है, हैंडओवर दिलवाना है। वो सारी चीज़ें उनकी जिम्मेवारी होती है डीलर की। तो वो ज़रूर आप डील करने के पहले ही इन सारी चीज़ों को कंफर्म कर लें, और कोई भी डील लिखित में ही करें, वर्बल ना करें। अगर कोई पेमेंट आपने करना है तो डीलर को करने के बजाय आप सेलर जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके नाम पे ही करें,
और चेक से या ऑनलाइन पेमेंट करें। कोई कैश का ट्रांजैक्शन अवॉइड करें, डीलर के थ्रू पेमेंट करना अवॉइड करें, वो ना करें। तो मतलब ये है कि जैसे घर में शादी निकाह होता है और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सर्वे करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जब आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कहीं पे भी शंका हो तो एक बड़ा सवालिया निशान उठाएं, क्योंकि एक बार आपके पैसे चले गए तो उसके बाद वो फंस भी सकते हैं। और आपके पैसे ना फंसे, आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। यही हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पैसा बोलता है, जिसे लेकर हम हर हफ्ते आते हैं और आपको हमेशा ये चीज़ सिखाते हैं कि कैसे आप अपने पैसे से पैसा भी कमा सकते हैं और साथ ही सही डिसीजन भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और ये सब जानकारी देने के लिए। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें अपनी राय दीजिए dd urdu specials@gmail.com पर। तो हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। दीदी नौकरी मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो। फिर तो